बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुटेक शिखर में। बच्चों, आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है वो है टेंस। टेंस के अंतर्गत आज हम पास्ट टेंस के प्रकार के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पास्ट टेंस का जो पहला प्रकार है वो होता है बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वो होता है बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसके और भी कई सारे प्रकार हैं, उनका भी अध्ययन हम धीरे धीरे करेंगे। लेकिन एक बार मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि इसके पहले हमने प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जो भी 4 टेंस थे उनका अध्ययन हमने अच्छी तरह से कर लिया है। अब हम पास्ट टेंस के अंतर्गत आज का जो पहला प्रकार रहेगा बच्चों वो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये पास्ट टेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है। इसको आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। बच्चों, जानकारी शुरू करने के पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नए होंगे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको अच्छी जानकारी हमेशा मिलती रहती है। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगेगा तो उस पे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। तो बच्चों, चलते हैं और देखते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। बच्चों, आज जो हम जिस टेंस के बारे में अध्ययन करने वाले हैं वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है बच्चों, इस टेंस के वाक्य कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो इस काल में जो वाक्य होते हैं या इस काल का अर्थ क्या होता है। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि पास्ट टेंस का मतलब ही होता है कि काम बीत गया है। क्या मतलब होता है कि काम बीत गया है यानी आपकी जो स्टोरीज रहती हैं, कहानियां जो रहती हैं, वो जो स्टोरीज आप पढ़ते हो वो बीत गई होती है। ठीक है, यानी काम हो गया होता है, यानी वो काम बीत गया होता है, अर्थात वो काम भूतकाल में फिनिश हो गया होता है। इसीलिए ऐसे वाक्यों को हम भूतकाल कहते हैं। और साथ ही साथ आप इसके उदाहरण को भी देख के अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है बच्चों, देख सकते हैं अच्छी तरह से कि मैं स्कूल गया था। यहाँ देखिए ध्यान से, मैं स्कूल गया था। तो इस उदाहरण में बच्चों आपको क्या नजर आ रहा है? इस उदाहरण में आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं स्कूल गया था, यानी ये काम हो चुका है। दूसरा उदाहरण देखिए, राजू ने पत्र लिखा। राजू ने पत्र लिखा, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब ये होता है कि राजू ने जो पत्र लिखा है वो लिखकर वह काम जो है पहले से ही समाप्त हो चुका है। तो कहने का तात्पर्य है बच्चों कि ये जो आपका पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस में काम आपका जो हुआ रहता है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया रहता है। तो अगर कोई भी वाक्य आपको ऐसा लग रहा है कि जिसमें काम समाप्त हो गया है तो समझ जाइए कि वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य होगा। देखिए और कुछ उदाहरण मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। देखिए, वह खाना खाया। अभी ये उदाहरण देखिए, वह खाना खाया का मतलब है खाना खाकर काम, खाना खाने वाला जो काम है फिनिश हो चुका है, समाप्त हो चुका है। एक दूसरा वाक्य देखिए, मैं कलकत्ता जा सका था। यहाँ पे क्षमता बताई जा रही है पास्ट टेंस में, यानी भूतकाल में क्षमता बताई जा रही है कि कलकत्ता गया था और वो काम समाप्त हो गया है, जाने में सफल रहा। ठीक है, तो ये जो वाक्य है बच्चों, ये सारे वाक्य जो अभी हमने पढ़े हैं, ये सभी वाक्य जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। पहला वाक्य है मैं स्कूल गया था, राजू ने पत्र लिखा, वह खाना खाया। देखिए इन सभी में वाक्य, इन सभी वाक्यों को अगर देखेंगे तो काम भूतकाल में हो गया है, खत्म हो गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ऐसे वाक्यों की तरफ। और बढ़ते हैं हम, कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं कि ऐसे वाक्यों का जो ट्रांसलेशन करते हैं, यानी जो नियम होते हैं वो किस प्रकार के नियम दिखते हैं, कैसे पता चलेगा आपको ट्रांसलेशन करते समय। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप समझ जाइए कि जो इस काल के वाक्य रहते हैं उनकी पहचान क्या होती है। तो ऐसे वाक्य के काल, ऐसे जो काल के वाक्य रहते हैं इसमें आ, ई, ए, था, थी, थी, ध्यान दीजिए, ता, था, ते, थी, ती थी,
सका, सके, सकी इत्यादि शब्द आते हैं बच्चों। ठीक है, यानी वाक्य के अंत में ये सब शब्द आएंगे। जैसे वह गया, तो गया, गया वाला जो शब्द गया, अगर आप शब्द देखोगे बच्चों, यहाँ पे अगर मैं गया लिख देता हूँ, वह गया, तो अंत में देखिए आ का बोध हो रहा है। देखिए किसका बोध हो रहा है? आ का। उसी प्रकार वह गई, देखिए वह गई। ठीक है, गई, ये जो लास्ट में ई बोल रहे हो उसका मतलब किसका बोध हो रहा है? ई का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों से आपको बोध कर लेना है कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य होगा। एक बात और है बच्चों कि ऐसे जो वाक्य रहते हैं, इस टेंस के जो वाक्य रहते हैं, उनसे हैबिट का भाव प्रकट होता है। पास्ट टेंस में हैबिट का भाव, अभी हैबिट क्या होता है? हैबिट का मतलब होता है आदत। आप किसी काम को बार बार कर रहे हो, एक नियमित टाइम पे कर रहे हो, तो आपकी आदत बन जाती है। जैसे कि आप रोज सुबह के वक्त गार्डन में जा रहे हो, तो ये आपकी हैबिट हो गई, आदत हो गई। ठीक है, तो जैसे यहाँ देखिए, वह बाजार रोज जाता था। ठीक है, वह बाजार रोज जाता था, तो यहाँ पे जाता था आने की वजह से ऐसा लग रहा है कि ये हैबिट है, उसकी आदत है। तो ऐसे भी वाक्य अगर बच्चों नजर आएंगे तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही वाक्य होंगे बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको अच्छी तरह से। आप जैसे जैसे वाक्य पढ़ते जाओगे आपको अच्छा नॉलेज मिलता जाएगा बच्चों। अब आइए इस टेंस को थोड़े डिटेल में इस टेंस की जो जानकारी है थोड़ा डिटेल में प्राप्त करते हैं कि इसमें जो हम जो हर टेंस में पढ़ते हैं, जो 3 सेंटेंस पढ़ते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, उनके वाक्य कैसे होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ने के बाद ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब आइए जानकारी प्राप्त करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसको हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है, अभी सकारात्मक वाक्य का पहले बच्चों हम लोग नियम पढ़ लेंगे। तो नियम क्या होता है? देखिए एकदम आसान, पहले लिखना है आपको सब्जेक्ट, फिर क्या लिखना है बच्चों? आपको लिखना है वर्ब। देखिए वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखना है? सेकेंड फॉर्म। ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड फॉर्म भूलिएगा मत, अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, और फिर बचा खुचा जो भाग रहता है वो कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, यानी उसको कहा जाता है पूरक वाला भाग है। ठीक है, अभी यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का अर्थ क्या हो जरा मैं समझा देना चाहता हूँ बच्चों। सेकेंड फॉर्म का अर्थ है क्रिया का सेकेंड फॉर्म क्या होता है। जैसे आपने गो देखा, तो गो का यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्या होता है बच्चों? वेंट। ठीक है, गो का क्या हो जाएगा? बोल दीजिए, गो का होगा वेंट। ठीक है, उसी प्रकार देखो बच्चों राइट, राइट का क्या हो जाएगा? रोट। क्या हो जाएगा? रोट। सेकंड फॉर्म लिखोगे तो राइट का क्या हो जाएगा? रोट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार एक और देख लीजिए और अच्छी तरह से देख लीजिए, यहाँ पे टेल का दिया है, टेल, टेल मतलब कहना होता है बच्चों, तो उसका क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कौन सा फॉर्म यूज करना है बच्चों? मैंने आपको बता दिया, आपको ऐसे वाक्य में आपको क्रिया का सेकंड रूप यानी सेकंड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। फिर से देख लीजिए, फिर से मैं आपको नियम बता देता हूँ। नियम समझना बहुत जरूरी बच्चों। पहले लिखोगे सब्जेक्ट, फिर लिखोगे वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे और फिर कॉम्प्लीमेंट लिखोगे। ठीक है, अब इसमें क्रिया का मतलब भी मैंने आपको बता दिया कि गो का वेंट होता है, राइट का रोट होता है, टेल का क्या होता है बच्चों? टेल का आपका टोल्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है आपको तो बताया गया, ये समझते हो आप, समझदार होता है कर्ता। वर्ब का मतलब क्या होता है बच्चों? क्रिया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? कर्म होता है। ठीक है, अभी मैं आपको वाक्य में बताऊंगा कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और साथ में जो बचा कुछ एक्स्ट्रा पार्ट रहता है उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, या वो हो जाता है बच्चों पूरक भाग। कौन सा भाग होगा? वो पूरक भाग। ठीक है, इतनी सारी जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर ये जानकारी आप समझ लेते हो तो आपको ये टेंस को समझने में जरा भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, आइए अब मैं आपको कुछ उदाहरण दिखा रहा हूँ। उदाहरण देखेंगे तो आपको और थोड़ा से अच्छी तरह से नियम समझ में आएगा। देखिए नियम मैंने एक बार यहाँ फिर से दिखा दिया है। सब्जेक्ट रहेगा बच्चों, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर क्या रहने वाला है? कॉम्प्लीमेंट। देखिए जैसे रामू ने गाना गाया, ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि रामू क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसका रोल कौन ले रहा है? रामू। तो यहाँ क्या लिखा गया बच्चों? देखियो रामू लिखा है। एक मैं अच्छे से करके दिखा देता हूँ, रामू। अब किसका नंबर आता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। नियम देखिए और काम करते जाइए। गाना गाया, देखिए गाना जो होता है बच्चों सॉन्ग होता है, ठीक है। गाया मतलब सिंग, ध्यान दीजिए। तो ये जो गाया है ये वर्ब में, इसी में से आपको ढूंढना है। क्या ढूंढना है? आपको ढूंढना है कि ये गाया क्या होता है। तो गाया जो होता है बच्चों उसको हम लोग लिखते हैं सिंग, ठीक है। और सिंग का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है सैंग।
हाँ, इसका थर्ड फॉर्म भी होता है, वो होता है संग, लेकिन वहां तक हमको जाने की जरूरत नहीं है, हमारा काम सेकंड फॉर्म में ही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब सब्जेक्ट की जगह कौन क्या आ रहा है, रामू आ रहा है। अब गाया, गाया की जगह क्या है, यहाँ पे सैंग। अब क्या गाया उसने, गाना गाया, तो गाना का क्या हो गया, अ सॉन्ग। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए कि बच्चों ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है कि देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो रामू है ना बच्चों, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, और इसके बाद ये जो सैंग है बच्चों, ये वर्ब का हो गया सेकंड फॉर्म, और सॉन्ग जो हो गया बच्चों, ये हो गया ऑब्जेक्ट, इसमें कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको नियम के अनुसार ही ये सारे काम करने हैं। अभी दूसरा वाक्य देखिए, मैं कल दिल्ली से आया था, है ना, तो अभी मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आए। देखिए अब आना, आया आया एक ही चीज है, आना मतलब होता है कम, और कम का सेकंड फॉर्म होता है बच्चों केम। ठीक है, कम का सेकंड केम, तो यहाँ लिखोगे आई केम। कल बोला है, कल मतलब जो बीता हुआ कल है, तो यहाँ पे लिखोगे आई केम स्टडी। कहाँ से आया था, देखो यहाँ लिखा है दिल्ली से, इसका मतलब फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ट्रांसलेशन क्या होगा, आई केम स्टडी फ्रॉम दिल्ली। मैंने पत्र लिखा, ध्यान दीजिए, मैंने का क्या हो जाएगा, आई। लिखना, लिखना का क्या होता है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया राइट। ध्यान दीजिए, राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है बच्चों, राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट। तो आप क्या लिखोगे, आई रोट। ठीक है, मैंने लिखा, लेकिन वहां कुछ बताया जा रहा है, पत्र। देखो ऑब्जेक्ट पीछे चला जाता है, तो पत्र को क्या लिखते हैं बच्चों, पत्र को लिखते हैं लेटर। तो मैंने क्या लिखा, लेटर लिखा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे भी एक जानकारी देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे मदन, मदन खाना खाया। ठीक है, क्या लिखा है, मदन खाना खाया, तो मदन क्या हो जाएगा बच्चों, मदन हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, अब जरा वाक्य के अंत में जाइए, खाया, खाया का मतलब क्या होता है, ईट एट, तो ईट एट हो जाएगा। और खाना, खाना को क्या लिखते हो, फूड, FOOD, फूड। ठीक है बच्चों, समझ में आया अच्छी तरह से, आपको अच्छी तरह से समझ में आया। देख लिया ट्रांसलेशन कैसा है, यहाँ पे फिर से देखिए, मैंने पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर, और मदन खाना खाया, मदन एट फूड, फूड। अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा उदाहरण। और कौन से नियम का फॉलो किया मैंने, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अगर कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो वो भी लिखिए। तो ये जो सारे उदाहरण हमने पढ़े हैं, ये इसी नियम पे पढ़े। और ये कौन से वाक्य हैं बच्चों, ये अफर्मेटिव। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को अच्छी तरह से। चलिए आगे और मैं आपको जानकारी देता हूँ। आगे जानकारी में देखिए, एक और वाक्य दिया गया है, उसको भी आप ट्रांसलेशन कर सकते हो, उसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तुम स्कूल गए, तुम का क्या हो जाएगा, यू। गए, गो वेंट, है ना, तो वेंट। स्कूल गए मतलब टू द स्कूल। ठीक है, यू वेंट टू द स्कूल हो गया। चलिए अभी हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत कुछ और चीजें हम देख लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट हो सकता है, अफर्मेटिव सेंटेंस ही पढ़ रहे हैं, अगर सका था, सकी थे, सके थे, ऐसे अगर शब्द आते हैं अंत में, तो आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, कुड लगाना है, वर्ब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ध्यान दीजिए, और ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर कॉम्प्लीमेंट लगाना है। हाँ, इन नियम को अच्छी तरह से ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए ये नियम कब लगाओगे, जब वाक्य के अंत में क्या रहेगा, सका, सकी, सके, ऐसे शब्द रहेंगे, तभी आप लोग क्या करेंगे बच्चों, ये नियम लगाएंगे। ध्यान देखिए, कुड लगाने के बाद आपको क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, यहाँ गलती मत कीजिएगा। अब देखिए जैसे मैं दौड़ सका, मैं क्या हुआ, दौड़ सका, तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, आए। ठीक है, अब दौड़ना का क्या होता है, रन। यहाँ पे जरा मैं दौड़ सका, यहाँ पे जरा एक करेक्शन ध्यान दीजिए, यहाँ पे गो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए रन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आई हेल्प, वर्ब क्या रहेगी बच्चों, यहाँ लगा कुड, आई कुड रन। ठीक है, आई कुड क्या हो जाएगा, रन। यहाँ पे कुड के बाद बच्चों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया गया है, ध्यान में रखिएगा। और कुड क्यों लगाया गया है वो भी मैंने आपको बताया। कुड तब लगाया जाता है बच्चों जब वाक्य के अंत में क्या आएगा, सका, सकी, सके। ठीक है, समझ में आपको, अगर ऐसे वाक्य आएंगे तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य रहते हैं। इसमें आपको कुड लगाना है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, इन बातों को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है, एक और सेंटेंस देख लीजिए, एक वाक्य और देख लीजिए, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि क्या बोला जा रहा है। देख लीजिए यहाँ पे अच्छी तरह से। देखिए यहाँ लिखा है कुत्ता भाग सका,
ठीक है। तो कुत्ता का क्या होगा, द डॉग। फिर लगा दोगे कुड, और भागना का मतलब क्या होता है बच्चों, भागना का मतलब होता है रन। भागना का मतलब क्या होगा बताइए, रन हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और नियम देख लीजिए, सब्जेक्ट लगाइएगा, यूज टू लगाइएगा, कुड की जगह, वर्ब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखिएगा, ऑब्जेक्ट लिखिएगा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये सारी चीज लिखिएगा, लेकिन ये कब लिखिएगा, जब कर्ता आदत प्रकट करे, हैबिट, जब आप वाक्य में लगे ये कर्ता की यानी जो काम कर रहा है उसकी हैबिट बन गया है। हैबिट कैसे पता चलेगा, जब वाक्य के अंत में ता, था, ते, थे, ती, थी अगर इत्यादि दिखता है तो समझ जाइए कि यहाँ पे हैबिट का बोध हो रहा है, आदत का बोध हो रहा है। और हैबिट का मतलब आपको मैंने बताया कि कोई काम जो फ्रिक्वेंट होता है, बार बार कोई करता है, तो हैबिट में काउंट होता है बच्चों, ठीक है। चलिए अभी इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। नियम तो आपने देख ही लिया, देख लीजिए इसी नियम के आधार पे एक वाक्य देख लीजिए, वे प्रतिदिन फुटबॉल खेला करते थे। देखिए प्रतिदिन फुटबॉल खेला करते थे मतलब ये हैबिट है, डेली का काम है उनका। तो ये नियम क्या कहता है, पहले लगा दीजिए सब्जेक्ट, ठीक है, लगा दिया सब्जेक्ट, वे का क्या होगा बच्चों, डे। अब उसके बाद देखिए नियम में क्या है, यूज टू लगाने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया यूज टू। अब जरा नियम वापस जा रहा हूँ, देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलना। खेलना क्या होता है, प्ले। क्या खेलते थे, फुटबॉल। प्रतिदिन आया ना, देखो फुटबॉल, तो यहाँ डेली लिखोगे, यानी कहने का मतलब ये है, ये ट्रांसलेशन कुछ ऐसे होगा बच्चों, दे सब्जेक्ट हो गया, और फिर यूज टू तो लगाना ही है आपको, फिर बोला है क्रिया लगाने के लिए तो प्ले लगा दीजिए। और क्या खेला करते थे, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे फुटबॉल है, और कुछ है क्या, प्रतिदिन आने की वजह से आपको लगा देना है डेली, डेली अंत में लगा देना है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए एक चीज और देख लीजिए, एक उदाहरण और देख लीजिए तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी, थोड़ा आप और स्पष्ट होते जाओगे बच्चों। देखिए यहाँ पे देखिए, तुम प्रतिदिन हंसा करते थे, तो तुम का क्या होगा, यू। अब देखिए करते थे, हैबिट, हैबिट पता चल रहा है इससे, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे हैबिट लग रहा है, करते थे। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ पे यू के साथ क्या लगाओगे, यूज टू। हंसने का लाफ। अब प्रतिदिन का मतलब क्या होता है बच्चों, एवरीडे। देखो हर दिन वो काम हो रहा है तभी वो हैबिट में काउंट हो रहा है, और उसकी पहचान क्या है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो कभी कभी देखो बच्चों यूज टू के स्थान पे वुड का भी प्रयोग कर सकते हो, यूज टू के स्थान पर किसका प्रयोग कर सकते हो, यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हो। इसको ध्यान रखिए आप लोग, दोनों का अर्थ होता है हैबिट प्रकट करना, आदत का भाव प्रकट करना। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए अगला जो सेंटेंस है बच्चों वो है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस में बच्चों क्या करना है आपको, इसमें नकारात्मक भाव होता है, बहुत आसान होता है। जो आपने पहले नियम पढ़ा ना उसमें डिड लगा दीजिए, नेवर लगा दीजिए, है ना, डिड नॉट लगाना है, डिड सिर्फ नहीं, डिड नॉट लगाना है। देखिए नियम देख लीजिए, सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, यहाँ पे डिड नॉट लगाना है, लेकिन डिड नॉट आने की वजह से बच्चों एक चेंजेस आएगा। जो क्रिया होता है ना उसका फर्स्ट फॉर्म लिखिएगा, यहाँ गलती मत कीजिएगा। डिड नॉट आने की वजह से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म लिखना है, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म नहीं लिखना है, तो फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए। डिड दिख गया तो समझिए फर्स्ट फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है बच्चों, और फिर इसके बाद आपको लिखना है कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट। एक चीज और ध्यान में दीजिए बच्चों कि जब भी वाक्य में कभी नहीं का इस्तेमाल किया गया है तो आप डिड नॉट के स्थान पे नेवर का प्रयोग करें। तो नेवर के लिए भी नियम क्या है, देखिए सब्जेक्ट लगाइए, नेवर लगाइए, ठीक है। यहाँ पे क्रिया का सेकेंड फॉर्म लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखिए और पूरा कॉम्प्लीमेंट लिखिए, ठीक है। तो यहाँ फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि जो अगर आपने वाक्य में नेवर लगाया है, नेवर, तो नेवर की वजह से क्रिया का आपको वापस लिखना है सेकेंड फॉर्म। लेकिन अगर आपने डिड नॉट लगाया है तो आपको क्रिया का लिखना है फर्स्ट फॉर्म। अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ नियम है, एक छोटे छोटे नियम है बच्चों, इनको ध्यान में रख के आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ, आगे के लिए बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण का अध्ययन करते हैं हम। चलिए यहाँ पे देखिए फिर से मैंने यहाँ पे नियम लिख दिया, सब्जेक्ट लिखना है, डिड नॉट लिखना है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है। मैंने आम नहीं खाया, तो मैंने मतलब हो गया आए। अब आपको लगाना है, देखिए मैं वही काम कर रहा हूँ जो मुझे नियम बता रहा है। तो पहले सब्जेक्ट लगाने के लिए बोला तो मैंने आए लगा दिया। अब डिड नॉट लगाना है, ऑटोमेटिकली लग गया डिड नॉट। अब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया है क्या, खाना,
खाना का क्या होता है, ईट, फर्स्ट फॉर्म तो ईट ही होता है। और कुछ है क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है बच्चों, आम यानी मैंगो हो गया। तो आई डिड नॉट ईट अ मैंगो। मैंने नहीं खाया होता तो मैंगो आप नहीं लिखते। अगर वाक्य होता मैंने नहीं खाया तो आई होता डिड नॉट, फिर आप लिख देते थे इट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंगो की बात ही तो आपको मैंगो लिखना पड़ेगा जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। वे वहां कभी नहीं गए, देखिए कभी नहीं, ये देखिए कभी नहीं, तो कभी नहीं जब आता है तो मैंने आपको बताया कि आपको इस्तेमाल करना है नेवर का। और वर्ब जो बच्चों रहेगा, जो वर्ब रहेगा उसका आपको सेकेंड फॉर्म यानी दूसरा रूप आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, कौन सा फॉर्म लिखना है, सेकेंड फॉर्म। तो देख लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दे नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे होगा दे। ठीक है, क्या होगा, दे होगा, देन आ गया है। प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी टाइप करने में, तो आप समझदार बच्चों समझ जाओगे। यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, वे की जो इंग्लिश होती है वो होती है दे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दे। ठीक है, कभी भी नहीं, तो कभी भी नहीं का मतलब क्या है, नेवर, दे नेवर। ठीक है, गए तो यहाँ लिखोगे वेंट, और वहां का मतलब होता है बच्चों देयर, वे कभी भी नहीं गए। ठीक है, वे कभी भी वहां नहीं गए, तो दे नेवर वेंट देयर, बहुत आसानी से हो गया। चलिए, तुम एक पत्र नहीं लिखे, तो तुम का क्या होगा, यू, और यू के हिसाब से डिड नॉट लिखिए, राइट अ लेटर। ठीक है, तो ये भी आप नियम अच्छी तरह से समझ गए। चलिए आगे और नियम के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं और एग्जाम्पल हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार हो सकता है। अब आ जाइए बच्चों, अगला जो आखिरी जो सेंटेंस होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है बच्चों, बताइए, इंट्रोगेटिव। बच्चों एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ऐसे और भी अत्यधिक ग्रामर की अगर जानकारी प्राप्त करनी, हिंदी अंग्रेजी ग्रामर या विज्ञान से संबंधित आपको कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, या कुछ करंट अफेयर के बारे में यानी लेटेस्ट कोई जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप मेरे ऑफिशियल ब्लॉग या वेबसाइट www.knowledgeguru83.com पे जाकर आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो बच्चों अगला जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है बच्चों, प्रश्न पूछने का कार्य होता है, सबको मालूम है। अब आपको उसमें कुछ नियम अच्छे से ध्यान में रख लीजिए बच्चों। जैसे आप क्या करोगे, पहला नियम है डिड, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, कॉम्प्लीमेंट। बच्चों इसके पहले के जो टेंस मैंने पढ़ाए हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस में भी मैंने आपको 4 प्रकार पढ़ाए, तो अगर आप अच्छे से वो समझ जाते हो तो इसमें ज्यादा समझने में देरी नहीं लगेगी। तो अगर आप पहली बार आए हो तो आप कोशिश कीजिए कि पहले प्रेजेंट टेंस वगैरह के बारे में थोड़ी अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लीजिए, तब आपको जल्दी जल्दी चीजें समझ में आएगी। अभी WH टाइप का मतलब क्या है, हमने वहां पे एक वीडियो में डिस्कस किया है। तो WH टाइप का जो क्वेश्चन रहता है उसमें WH टाइप बताइए, फिर आपको डिड लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो बच्चों ये नियम आपको कंटेस्ट कर लेना, ध्यान रखना। फिर से बताऊं कि डिड आने की वजह से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, ये आपको नोट डाउन करना है, आपको बैठा लेना है अपने मन में, नहीं तो आप गड़बड़ी कर सकते हो। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ पे एक और नियम देख लीजिए। सारे नियम मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए डिड आएगा, सब्जेक्ट, कभी कभी प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उसमें नकारात्मक भाव होता है तो नॉट लगाइए। कैसे लगाइए, पहले डिड लगा दीजिए, सब्जेक्ट लगाइए, फिर नॉट लगाइए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखिए, कॉम्प्लीमेंट। यह नियम नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे आते हैं जिसके अंत में सका था, क्या वे जा सके थे, सकी थे, है ना, ये सारे अगर शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्यों में बच्चों आपको लगाना है कुड, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आप लगाना ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीजों का इस्तेमाल कीजिए। चलिए यहाँ पे डिड क्या हो गया, सहायक क्रिया, सब्जेक्ट कर्ता, वर्ब क्रिया, ऑब्जेक्ट कर्म, और कॉम्प्लीमेंट जो रहता है बच्चों वो पूरक भाग उसको कहते हैं। चलिए कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं तो इजिली हमें समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे उदाहरण कुछ दिया गया है। देखिए, क्या वे खाना खाए, देखिए अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो क्या वे खाना खाए, क्या कि अगर क्या शुरू में आ गया बच्चों तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगा लेना है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है डिड। ठीक है, और फिर यहाँ पे लगाया आपने डिड, वे की इंग्लिश हो गया है दे, खाना खाए तो पहले खाए का क्या हो गया ईट, और फिर हो गया फूड। फूड ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, अंत में चला जाता है। फिर से बताऊं कि ईट का ईट वर्ब है और इसका फर्स्ट फॉर्म ही लिखिएगा क्योंकि डिड आया है इसकी वजह से। अगला देखिए, क्या बच्चे बगीचे में गए,
तो डिड बॉयज गो टू द गार्डन। मैं फटाफट उदाहरण बता देता हूँ बच्चों, नियम अगर पढ़े रहोगे तो समझ में आएगा। क्या राजू घर पहुंच सका था? अभी सका था की बात आ गई। जब सका तक की बात आती है बच्चों, तो मैंने आपको बताया कि सका थी वाले में आपको किसका इस्तेमाल करना है? प्रश्नवाचक बनाते समय कुड का इस्तेमाल करना। शुरू में कुड लगाइए और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए। तो कुड राजू रीच होम, कुड राजू रीच होम बच्चों। ठीक है, अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी है, अगर आपको नियम मालूम है बच्चों तो ये बहुत इजी है, कोई बहुत हार्ड चीज नहीं है, सिर्फ नियम समझ लीजिए। इसी प्रकार एक और देख लीजिए, कल यहाँ कौन सोया था? तो यहाँ पे कल यहाँ कौन, कौन का क्या होगा? हु लिखोगे। अब जो बच्चों हु होता है ना, वो WH टाइप में आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? WH टाइप। हु हुआ, व्हाट हुआ, व्हेन हुआ, वेयर हुआ, ये सब WH टाइप क्वेश्चन बोले जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको क्या करना है देख लीजिए, हु, ठीक है, यहाँ पे कौन सोया तो यहाँ पे क्या लिखो? हु स्लेप्ट हियर स्टरडे। ठीक है, हु स्लेप्ट हियर स्टरडे हो गया। चलिए और भी हम लोग नियम वगैरह जो है देख लेते हैं क्या है आगे। ठीक है बच्चों, अब आती है एक्सरसाइज सेक्शन। तो बच्चों मैंने जो भी चीजें जानकारी दी आपको, उस जानकारी के आधार पर आपको क्या है? एक्सरसाइज दी जाती है। तो आपको करना क्या रहता है? जैसे ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश दिया है, तो आपको करना क्या? ये सारे जो वाक्य है, जैसे मैंने वाक्य यहाँ पे दिए, राजू ने अपना काम समाप्त नहीं किया, वे लोग प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे, क्या मैंने पुस्तक पढ़ी थी। ऐसे कई सारे वाक्य बच्चों, वाक्य आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं बच्चों। तो आपको एक काम क्या करना है बच्चों, अगर आपको अगर नियम अच्छे समझ में आया बच्चों, तो आप क्या करोगे? ये जो जितने भी ये वाक्य दिए गए हैं आपको, देखिए यहाँ पे जितने भी आपको वाक्य दिए गए हैं, जितने भी ये पूरे वाक्य दिए गए, इनका ट्रांसलेशन कीजिए और कमेंट में लिखिए। और इससे रिलेटेड कुछ आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं बच्चों। और इसका मतलब क्या है कि आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है, ताकि आपको समझ में आए कि इसका मतलब क्या होता है। और आप एक प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छी तरह से इसका ज्ञान हो जाएगा बच्चों। ये जो वाक्य था बच्चों, ये क्या था? इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं, देखिए यहाँ पे एक दूसरी एक्सरसाइज भी आपके लिए रेडी है, ये भी देखिए प्रैक्टिस करने के लिए जरूर कीजिए। एक्सरसाइज में आपको ट्रांसलेट इनटू हिंदी करना है। तो ये जितने भी वाक्य आपको दिए गए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य बच्चों, जो मैंने नियम पढ़ाए हैं उनके आधार पे ही वाक्य है। तो उनको पढ़ के आप ये क्या कर सकते हो, समझ के आप ये जितने भी वाक्य हैं इन वाक्यों को आप क्या कर सकते हो बच्चों? इनका आप कर सकते हो ट्रांसलेशन। क्या कर सकते हो बच्चों बताइए? इनका आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। तो बच्चों एक बार फिर से कहूंगा कि मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी है, और किसके बारे में दी है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आगे आने वाले टेंस के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी बच्चों। तो बच्चों एक बार फिर से कहूंगा कि ये जो मैंने आपको जानकारी दी है, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगेगी तो इस जानकारी के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर आप जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और आगे आने वाले वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपके कुछ भी डाउट है उसको कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।